हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब में इकाई 1 से पढ़ेंगे अध्याय 1 विविधता की समझ। अब इससे पहले कि विविधता की समझ को हम समझें और पढ़ें, हमें ये जानना होगा कि विविधता का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ विविधता का अर्थ। विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीजें, धर्म, बोली, भाषा और समाज। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी चीज जब अनेक रूपों में पाई जाती है, यानी कि अनेक रूपता, या फिर कोई चीज जब अनेकता में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं विविधता। जैसे भारत एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाओं और सभ्यताओं या धर्म और जातियां मिलती हैं। यह संसार विविधताओं से भरपूर है, व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, धार्मिक मान्यताओं आदि की व्यक्तिगत मतभेदों के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो देखो, यहां से हमें पता चला कि विविधता का मतलब होता क्या है। विविधता का मतलब हो गया किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के, समाज, इंसान, मनुष्य, किसी भी जगह के अनेकों रूप। अब हम आगे इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पे देखो एक हमें फोटोएं दिखाई गई है। फोटो दिखाई है यहाँ पे 4, जिसमें कि सबसे पहली फोटो में 2 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है। तो देखो इसमें तीनों ही बच्चे अलग अलग तरह के हैं, यानी कि इनमें विविधता है। फिर हमें जगह दिखाई गई है, इसमें भी बहुत तरह की विविधता देखने को हमें मिल रही है। फिर हमें एक और बच्चों की बहुत सारी फोटो दिखाई है, जिसमें कि चारों ही बच्चे अलग अलग तरह के हैं। फिर तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिले अलग अलग तरह की, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर विविधता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपने भी जब पहले कभी कोई अध्याय पढ़ा होगा या आप कहीं कहानी या कविता को पढ़ते हो, तो उसमें जो भी उदाहरण दिए होते हैं हमारे वाक्यों में, तो अधिकतर लड़कों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वाक्य। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल किया है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। तो देखो यहाँ पे ये लोग यही बता रहे हैं कि जब भी किसी पुस्तक में, किसी अध्याय में वाक्य का इस्तेमाल होता है पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए, तो या तो लड़के का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है, और सोचा जाता है कि स्त्रीलिंग उसी में ही शामिल है। लेकिन इन्होंने इस पाठ में और कुछ और पाठ में भी क्या करा है, सीधे सीधे लड़कियों के लिए वाक्य को संबोधित किया है, ताकि इससे लड़कियों को समान अवसर, शिक्षा के अवसर के लिए आगे बढ़ावा मिले। तो अब हम हमारे अध्याय 1 विविधता की समझ को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो शुरू में गुलाबी रंग के अक्षरों से हमें थोड़ा सा पाठ के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वह न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वह अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। यह भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है।
विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर विविधता की बात करी है और विविधता वो किस तरह की है? जाति, धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, इस बारे में। अब इन्होंने कहा है कि इससे जुड़े जो भी कुछ सवाल हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और उनकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? देखो, अब यहाँ पर 3 बच्चों ने चित्र बनाए हैं जो कि तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। अब यहाँ पर एक खाली बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको एक अपनी समझ से, अपनी सोच से एक चित्र बनाना है और फिर देखना है कि क्या वो चित्र इन तीनों से अलग है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो 3 चित्र बच्चों ने बनाए हैं वो तीनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबके बनाने का तरीका, चित्रकारी का तरीका, सोच का तरीका जो है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये भिन्न है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखो एक नीले बॉक्स में कुछ लाइनें लिखी हैं और उसमें रिक्त स्थान दिए हैं, तो इनको हमें भरना है। तो यहाँ पर कहा है अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने बारे में कुछ जानकारी देनी है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कुछ जानकारी दूंगी, आप अपने बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, बाहर जाते समय मैं खालिस्तान पहनना पसंद करती हूँ। तो आप जो भी कपड़े यहाँ पर पहनना पसंद करती हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, बाहर जाते समय मैं सूट पहनना पसंद करती हूँ। इसके बाद लिखा है, मैं घर में खालिस्तान में बात करती हूँ। तो आप कैसे बात करते हैं, किस में बात करते हैं, वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं घर में शांति में बात करती हूँ। इसके बाद है, मेरा पसंदीदा खेल खालिस्तान है। तो जो भी आपका पसंदीदा खेल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। इसके बाद, मुझे खालिस्तान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो आपको जो भी किताब पढ़ना पसंद है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, मुझे विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें से अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो देखो, अब आपको क्या करना है, जब आप ये खालिस्तान को भर लेंगे तो आप अपनी अध्यापिका की सहायता से आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं सबकी जानकारी को देखेंगे। फिर आपको देखना है कि कौन सी जानकारी आपसे मिलती जुलती है और कौन सी नहीं मिलती जुलती है। तो इस कार्य को करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ आदतों में तो आपकी कक्षा के छात्र आपकी तरह हैं और कुछ आदतों में वो आपकी तरह नहीं है। अब आगे है, दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो देखो, अभी तक हमने देखा ही है कि सभी लोगों का रंग रूप, जाति, धर्म और रहन सहन, खान पान अलग अलग होता है। अब इन्होंने कहा है कि इन 2 तरह के इंसानों में दोस्ती करना क्या आसान होता है? तो इसके बारे में इन्होंने हमें एक यहाँ पर कहानी दी है। तो इस कहानी को हम शुरू करेंगे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक
जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी कि विषय के लिए विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अब देखो, यहाँ पर दो बच्चों के बारे में कहानी है, दो लड़कों के बारे में कहानी है, जो कि एक बहुत ही गरीब है, पढ़ लिख नहीं, वो स्कूल नहीं जाता है, तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं आता है। वो अखबार बेचता है, जो भी लाल बत्ती होती है जब वहां पर। और एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है और वो स्कूल में बाकी विषयों के साथ साथ हिंदी भी पढ़ता है। और वो डेली जो है अपना साइकिल में चलाता था, तो उसके दौरान उसको वो दूसरे लड़के से मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के दौरान उन दोनों में बातचीत हुई और बातचीत में पता चलता है कि एक लड़का जो कि अखबार बेचता था वो स्कूल नहीं जाता था, और दूसरा लड़का जो कि साइकिल चलाते हुए मिला था अखबार बेचने वाले लड़के को, वो स्कूल में जाता था और बहुत सारे विषयों को पढ़ता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए यह सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसे लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। तो देखो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं या बोलना नहीं जानते हैं, तो जब वो कभी भी इंग्लिश शब्द को बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अखबार बेचने वाले लड़के ने जब सब्जेक्ट बोला तो उसके बोलने पर उसका अर्थ विषय नहीं लग रहा था, बल्कि उसका अर्थ कुछ और ही लग रहा था, वो था प्रजा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तो देखो, अब वो अखबार बेचने वाला जो बच्चा है वो बताता है कि वो कभी स्कूल नहीं गया, और जब वो छोटा था, यानी कि उसने साइकिल के नाप, गद्दी के नाप के बराबर बताया कि जब वो उतनी लंबाई का था तब से उसने ये काम शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने बोला कि शुरुआत में उसकी माँ उसके साथ आती थी, लेकिन अब वह अकेले ही आता है और यह काम करता है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है?
जानते हो ना, हनुमान। तो देखो यहाँ पर अब वो डेली जब भी मिलते थे लाल बत्ती पर, तो जब तक लाल बत्ती रहती थी वो दोनों अपना बातचीत करते थे, एक दूसरे के बारे में जान पहचान बढ़ाते थे, और जैसी ही हरी बत्ती होती थी तो वो चले जाते थे। अब इस बातचीत के दौरान उनको पता चला कि उन दोनों का नाम जो है वो समीर ही है। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब जब वो अगले दिन दोनों समीर मिले, तो जो समीर अखबार बेचता था वो थोड़ा परेशान सा था, और उसकी परेशानी का कारण था कि अखबार में एक खबर थी जिसमें कि लिखा था कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और क्योंकि उस समीर का परिवार भी वहीं पर रहता था, उसकी माँ वहां पर रहती थी, तो इस वजह से वो बहुत परेशान था। अब वहां पर फिर वो ये भी बताता है, जब तक कि समीर जो है कुछ बात शुरू करता, तो वो कहता है कि मैं एक मुसलमान समीर हूं। अब इन दोनों समीर की बातचीत के बाद यहाँ पर इन दोनों की बातचीत को लेके एक सवाल, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, तो इन सवालों के जवाब हम देंगे। सबसे पहले लिखा है समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो अब हम इसके अंतर बताएंगे। तो इसका उत्तर है समीर 1 और समीर 2 में अंतर। नंबर 1, समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। इसके बाद नंबर 2, समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। नंबर 3, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वह अखबार बेचता था। इसके बाद अगला सवाल है, क्या यह अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? तो इसका जवाब है, दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थीं, फिर भी दोनों ने दोस्ती की, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इस प्रकार यह अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाषाओं में, जाति में, धर्म में, या खान पान में, या रहन सहन में अगर अंतर हो, तो वो यह अंतर दोस्त बनने से नहीं रोक पाते हैं, और इसीलिए समीर 1 और समीर 2 दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हम आगे पाठ को पढ़ते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहां समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की यह भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था।
समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो देखो अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि विविधता तो हो गई जो एक ही चीज के अनेकों रूप होते हैं, अनेक रहन सहन हमें देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के खान पान हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग रहन सहन, जाति, धर्म हमें जो देखने को मिलते हैं वो होता है विविधता। लेकिन जब हम देखते हैं कि दो मनुष्य हैं, उन दो मनुष्य में से एक मनुष्य के पास उसके जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ है, लेकिन दूसरे के पास उनमें से उसकी जरूरत की चीजें नहीं हैं, तो इसको हम गैर बराबरी कहेंगे या फिर हम कहेंगे असमानता, लेकिन इसको हम विविधता का रूप नहीं कह सकते। अब आगे, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने असमानता के लिए पहला उदाहरण हमें बताया था अमीरी और गरीबी। अब दूसरा जो उदाहरण इन्होंने बताया है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का मतलब हुआ कि आप जिस भी जाति या धर्म में पैदा होते हैं, आप जब तक जिंदा हैं, आपके मरते दम तक वही जाति और वही धर्म में आप हमेशा के लिए रहेंगे। अगर आप कुमार के परिवार में पैदा होते हैं तो आप हमेशा के लिए कुमार ही रहेंगे। ना तो आप अपनी जाति बदल सकते हैं, ना आप अपना धर्म बदल सकते हैं और ना ही उस धर्म से जुड़े हुए पेशे को आप बदल सकते हैं। तो इस कारण भी जो है वो हमारे समाज में या हमारे देश में गैर बराबरी पैदा हुई है। अब इस गैर बराबरी के बारे में हम पढ़ेंगे अगले पाठ में। अब यहाँ पर हमें दो और सवाल दिए हैं तो इनके जवाब हम करेंगे। सबसे पहले नीले बॉक्स में हमें एक सवाल दिया है। इसमें पूछा है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। तो अब आपको क्या करना है, समीर 1 और समीर 2 के त्योहारों की सूची बनानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीर 1 के लिए होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि। क्योंकि वो हिंदू था तो वो ये सब त्योहार मनाता होगा। इसके बाद हम समीर 2 के लिए लिखेंगे ईद, मुहर्रम, बकरीद, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इत्यादि। अब क्योंकि समीर 2 मुस्लिम है तो जो मुस्लिम लोग जो त्योहार मनाते हैं उसके लिए हमने वो वाले त्योहार लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। अब देखो, इसको आप अपने रूप में लिखेंगे, इसका जवाब अपने आप लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त इस तरह से बना हो जिसका रहन सहन, धर्म, खान पान बिल्कुल आपसे अलग हो, किस तरह से आपकी उसकी दोस्ती हुई, कैसे वो आपका दोस्त बना, आपको उस बारे में यहाँ पर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, समीर 2 गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया।
इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगा। वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे, संसाधन नहीं थे। हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। सभी बच्चों को स्कूल जाने के या शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब यहाँ पर हमें पूछा है, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो अलग अलग तरह के खाना खाया है, भोजन को खाया है, उसकी आपको एक सूची बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सूची बनाई है, कड़ी चावल, छोले भटूरे, इडली, सांबर, डोसा। इसके बाद पूछा है, आपकी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द ही जानती हैं। अब देखो, आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी के अलावा आपको और कौन सी भाषा आती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश और गढ़वाली, क्योंकि मैं उत्तरांचल से हूं तो मुझे गढ़वाली आती है। तो इसी तरह से आपको और कौन सी भाषा आती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे और उसकी सूची बनाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वह विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को जो है कहानियां पढ़ना पसंद होता है या फिर सुनना पसंद होता है। और यदि अलग अलग तरह की कहानियां हो, जो अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, उन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी भी मिलती है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग कहानियों को लिखते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह से, विभिन्न स्रोतों से, किताबों से या फिर वास्तविक जीवन से भी वो अपने कहानियों के लिए सोचते हैं और फिर उसको लिखते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, अपनी कल्पना के आधार पर भी अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की कहानियां लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें 2 चित्र दिखाए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इन चित्र को देखकर भी एक अलग अलग तरह की कहानियां सोच सकते हैं, अपने शब्दों में कहानियां सोच सकते हैं और फिर वो किसी को यहाँ पर बता सकते हैं। अब आगे है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। तो देखो, अब लोगों ने क्या करा, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, जंगल में जाके रहे। वहां पर उन्होंने जंगल में जो जानवर है उनका रहन सहन देखा, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से वो दोस्ती करते हैं, वो करके और फिर उस पर उन्होंने कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने क्या करा, राजा रानियों के बारे में पढ़कर, उनके जीवन के बारे में पढ़कर जो है कहानियां लिखी। और कुछ लोगों ने क्या करा, किसी के बारे में नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने ही जीवन की पुरानी यादों को लेकर, अपने दोस्तों के बारे में सोचकर उन्होंने उन यादों के साथ जो है कहानियां लिखी है। अब आगे है, कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ,
और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। तो देखो अब इन्होंने कहा है कि आपको सोचना है कि कोई लेखकार है, लेखक है जिसको की कहानी लिखनी है और वो ऐसी जगह पर गया है कहानी लिखने के लिए जहां पर कि ज्यादा रंग नहीं है, सिर्फ 2 ही रंग है और वो रंग है लाल और सफेद। उसके बाद खाने के लिए भी सिर्फ एक ही चीज है और वो है आलू। और पशु पक्षी के लिए वहां पर सिर्फ 2 ही इन्होंने बताए हैं, वहां पर सिर्फ 2 ही इन्होंने बताए हैं, एक हिरन है और एक कौआ है। खेल के लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ सांप सीढ़ी ही खेला जाता है और उससे मनोरंजन किया जाता है। तो अब बताइए कि ऐसी जगह पर रहकर कोई लेखक कैसी कहानी लिखेगा। तो आपको इसके बारे में बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बाईं तरफ नीले बॉक्स में भी इसी बारे में कुछ कहा गया है। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। तो अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप एक जो है कहानीकार हैं, यानी कि एक लेखक हैं जो कि कहानी लिखता है और आप ऐसी ही जगह पर रह रहे हैं जिसके बारे में हमें अभी बताया गया है, ना जहां पर ना तो ज्यादा रंग है ना पशु पक्षी हैं, खाना भी एक तरह का है, खेल भी जो है सिर्फ एक ही है। तो आपको सोचना है आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं। अब ऐसी जगह को सोचते हुए आपको क्या करना है, एक कहानी लिखनी है या फिर आपको एक चित्र बनाना है। इसके बाद कहा है, क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीजों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा खलेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो बताना है कि आप जब ऐसी जगह पर रहेंगे तो आपको मजा आएगा। उसके बाद आपको ये कोई ऐसी 5 चीजें बतानी है जो कि आपको सबसे ज्यादा याद आएंगी कि आपके पास होनी चाहिए थी ऐसी जगह पर रहकर। तो इसका उत्तर है, हमें जिन निम्नलिखित 5 चीजों की कमी खलेगी वो है नंबर 1 रंगों की कमी, नंबर 2 खाने पीने की विभिन्न प्रकार की चीजों की कमी, नंबर 3 पशु पक्षियों के प्रकारों में विविधता की कमी, नंबर 4 खेलों में विविधता की कमी, नंबर 5 मनोरंजन के साधनों में विविधता की कमी। तो देखो यहाँ पर अब हमने जाना कि अगर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के रंग ना हो या अनेक प्रकार के खेल ना हो मनोरंजन के लिए, या फिर अनेक प्रकार के पशु पक्षी ना हो देखने के लिए, या फिर अनेक प्रकार का खाना ना हो, तो हमारे जीवन में कितनी कमी हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे है भारत में विविधता। हम हमारी कक्षा को यहीं पर खत्म करेंगे और भारत में विविधता किस तरह से है, किस प्रकार से है, इसको हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक आपको क्या करना है, हमने अभी तक जिस जिस तरह की विविधता के बारे में पढ़ा, जिस तरह से असमानता के बारे में पढ़ा, जिस तरह से हमने देखा कि विविधता में रहते हुए भी अलग अलग तरह से लोग दोस्त बन सकते हैं, उस बारे में पढ़ा। आपको क्या करना है, यह सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से इसको दोहराना है और समझना है। अब बाकी के पाठ को हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में और मिलते हैं आगे हम भारत की विविधता के साथ। अब हम बच्चों हमारा अध्याय 9 भारत में विविधता को आगे पूरा करेंगे, जिसमें कि अभी तक हमने जाना कि विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता किस तरह से हमें पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, विविधता का कोई एक रूप नहीं होता और विविधता का मतलब होता है अनेकता या फिर अनेक रूप। अब वो ये अनेक रूप किसी भी चीज के हो सकते हैं, भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, पहनावा, इस तरह से। इसके बाद हमने जाना था कि विविधता और असमानता में फर्क होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम गरीबी और अमीरी के फर्क को देखें तो वो विविधता नहीं कहलाएगी, इसको हम या तो गैर बराबरी कहेंगे या फिर असमानता कहेंगे। इसके बाद हमने देखा कि 2 अलग अलग तरह के लोग जिनका कि रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, उनके दोस्त होने में विविधता कोई भी रुकावट नहीं लाती है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग दोस्त
बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने थे। अब आपने भी देखा होगा कि जो आपके दोस्त या सहेलियां होते हैं वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। किसी न किसी आदत में या रहन सहन में या खान पान में या फिर धर्म में या आकृति में भी आप कह सकते हो वो आपसे भिन्न होते हैं, आपसे अलग होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में विविधता। तो अब देखो भारत में किस तरह से विविधता पाई जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। तो देखो अब इन्होंने कहा है कि जो भारत है, जो हमारा देश है, वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत तरह के धर्म हमारे देश में हैं और सभी का जो रहन सहन कह लो या खान पान कह लो, रहने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अब इन्होंने कहा है कि इंसान जो है वास्तव में अगर हम देखें, हम सोचें तो जो लोग हैं वो सभी एक तरह के हैं, बस उनके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं, उनके जो रहने का तरीका है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर हमें ऊपर एक तालिका दी है जिसमें कहा है भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। तो देखो अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एक तालिका दी है और उस तालिका में कुछ काम बताए गए हैं, कुछ कार्य बताए गए हैं। अब उन कार्यों को अलग अलग धर्मों में किस तरह से किया जाता है उसके लिए एक तरीका तो इस तालिका में बताया गया है, लेकिन बाकी के 2 तरीके यहाँ पर हमें बताने हैं। जैसे कि तालिका में सबसे पहले बताया है प्रार्थना यानी कि इबादत करना, तो उसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया है भक्ति गीत गाना। अब दूसरा जो इसके लिए है तरीका वो है आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना। फिर इसका दूसरा तरीका है एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवी के निर्देशानुसार इबादत करना। अब दूसरा है शादी करना। शादी करना के लिए देखो इन्होंने हमें एक तरीका बता रखा है अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। अब हमको 2 तरीके और बताने हैं। तो पहला तरीका है रिश्तेदारी दोस्तों की उपस्थिति में वरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेना। और तीसरा तरीका है निकाह करना, जिसमें मौलवी के पूछने पर सभी दोस्तों रिश्तेदारों के सामने लड़के लड़की द्वारा स्वीकृति दी जाती है। अब तीसरा कार्य इन्होंने बताया है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जिसमें कि पहला और दूसरा तरीका हम बताएंगे। और तीसरा तरीका है मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। तो अब हम बताते हैं पहला और दूसरा तरीका। इसमें है पहला तरीका पंजाब में स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना, दूसरा पश्चिम बंगाल की महिलाओं का साड़ी पहनना। अब हम अगले कार्य पर आते हैं। इसमें है अभिवादन करना। तो इसके लिए हमें एक कार्य बताया है, एक तरीका बताया हुआ है झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना। अब हम बाकी के 2 तरीके बताते हैं। तो इसमें है पंजाब में सिखों का सत श्री अकाल कहना और दूसरा तरीका है दिल्ली में लोगों का हाथ जोड़कर नमस्ते कहना। अब आखिरी कार्य है मीट या सब्जी डालकर बिरयानी चावल पकाना। अब इसमें आखिरी कार्य बताया है कि चावल पकाना। तो चावल पकाने के क्या क्या कार्य हैं, इसके लिए इन्होंने क्या करा है, एक तरीका बताया हुआ है मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। अब दूसरा तरीका है पानी में चावल डालकर उबालना। फिर है नींबू वाले चावल पकाना, साथ में थोड़ी सी दाल तेल में छौंक लगी हुई।
तो देखो अब यहाँ पे जो है हमें हिंदू के तरीके पता चले हैं, मुस्लिम के तरीके पता चले हैं और जो सिख लोग होते हैं उनके तरीके पता चले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में जो है ये सारे काम होते हैं, सभी लोग इन कामों को करते हैं, बस उन कार्यों को करने का तरीका अलग है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम विविधता को कैसे समझे। तो देखो विविधता को कैसे समझा जाए इसके बारे में अब हमें यहाँ पर बताया गया है। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वह पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर यह यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो 200-225 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि बहुत पुरानी बात यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि उस समय में हवाई जहाज, बस, कार जो है वो जीवन का हिस्सा नहीं होते थे और इसके बावजूद भी, ये संसाधन ना होने के बावजूद भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे। लेकिन वो अपनी यात्रा को करने के लिए जो है घोड़ों, ऊंट, पानी के जहाज का इस्तेमाल करते थे या फिर अगर उन्हें कहीं पास में ही जाना होता था तो वो पैदल भी जाया करते थे। फिर उन्होंने कहा है कि अक्सर ये जो यात्राएं होती थी वो खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर किसी अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए वो लोग किया करते थे। इसके बाद क्योंकि यात्रा करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे उनके पास और इसकी वजह से यात्रा में बहुत समय लगता था, तो वो जिस भी जगह जाते थे वहां पर जो है वो लंबे समय तक ठहरते थे। इसके अलावा जो है दूसरी जगह या किसी अलग जगह यात्रा करने का कारण एक और होता था। वो कारण होता था सूखे और अकाल के कारण उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था और किसी नई जगह पर जाना पड़ता था। उन लोगों के पास जब पेट भर खाना नहीं होता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे और अपने लिए कुछ अलग काम की तलाश करते थे। इसके अलावा कई बार जब युद्ध होते थे तो उन युद्ध के कारण भी इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता था और नए घर बार की तलाश में उन लोगों को दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती थी। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वह नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वह पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अब देखो आपने भी देखा होगा कि हम जब भी कहीं अलग अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग जगह में रहन सहन का तरीका जो है वो अलग अलग तरह का होता है। हर जगह की संस्कृति अलग तरह की होती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी लोग अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह पर जाते थे तो वो क्या करते थे, कुछ वहां नई जगह की संस्कृति को अपना लेते थे लेकिन कुछ चीजों में या कुछ कार्यों में वो अपनी पुरानी संस्कृति को ही अपने पास रखते थे। अब इससे क्या होता था, उन लोगों के पास जो है एक मिली जुली संस्कृति उभरती थी क्योंकि कुछ उनके पास अपनी संस्कृति है जो कि पहले से थी और कुछ उनके पास नई जगह की संस्कृति आ गई है। जैसे कि उसमें भाषा भी हो सकता है, भोजन हो सकता है, धर्म, संगीत। तो इस तरह से किसी भी संस्कृति को वो कुछ तरीकों में बदल लेते थे और फिर एक नई मिश्रित मिलीजुली संस्कृति का जन्म होता था। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें
तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वह करेंगे वह भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले की अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वह इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर बताया है उदाहरण देके कि जो अलग अलग जगह होती हैं वहाँ पर रहने का तरीका अलग होता है, खाने का तरीका अलग होता है और जो काम करने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। अब उदाहरण इन्होंने कैसे दिया है, एक जगह इन्होंने सोची है समुद्र के पास की और दूसरी सोची है जो कि पहाड़ों के पास की है। तो इन्होंने कहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं और जो समुद्र का इलाका है, अगर आप कभी जाकर देखोगे तो दोनों ही इलाकों में रहन सहन भी अलग होगा, लोगों का खान पान भी अलग होगा और जो उन लोगों का काम या व्यवसाय होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा। इसके बाद जो शहर में लोग रहते हैं उनका जो जीवन है वो उनके भौतिक वातावरण से जो है गहराई से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये जो बात है वो लोगों को पता नहीं होती है या फिर वो भूल जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो सब्जी या अनाज को खुद नहीं उगाते हैं, बल्कि वो इन सब चीजों के लिए बाजार पर निर्भर होते हैं। अब आगे इन्होंने भारत के दो भागों के बारे में बात करी है, वो है लद्दाख और केरल। तो इसके उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पर हमें एक कार्य दिया गया है जिसमें कहा है एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है, एटलस में भारत का एक नक्शा लेना है और उस नक्शे पे आपको सबसे पहले तो लद्दाख और केरल को ढूंढना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन, रहन सहन, कपड़े और व्यवसाय या पेशे को किस तरह से प्रभावित करती हैं। अब इस कार्य को पूरा करने से पहले यहाँ पर हमें लद्दाख और केरल के बारे में बताया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन सब चीजों इस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमें दो फोटो दिखाई गई है। सबसे ऊपर एक फोटो दिखाई है जिसमें लिखा है लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। फिर नीचे एक फोटो दिखाई है जिसमें कि लिखा है पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें। तो इससे हमें देखो दो चीजें पता चली हैं कि जो लद्दाख है वो ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है या फिर बुनी जाती है। अब हम पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है।
लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यह काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कैंसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो देखो, अब हमें लद्दाख के बारे में यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर खेती करना जो है बहुत ही मुश्किल है। ये एक पहाड़ों वाला इलाका होता है और ये जो इलाका है वो पूरा जो है बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर लोग पानी के लिए गर्मियों में बर्फ के पिघलने के लिए निर्भर रहते हैं। इसके बाद वो जो है एक बहुत ही अच्छी किस्म की बकरी को पालते हैं जिससे कि वो ऊन निकालते हैं और वो ऊन बहुत ही महंगी होती है। उस ऊन को लद्दाख के लोग कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं जिससे कि पश्मीना शॉल बनाई जाती है और जो वो पश्मीना शॉल होती है वो भी बहुत ही ऊंचे दामों पर बेची जाती है। इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ खाते हैं जिसमें कि मक्खन, चीज या फिर मांस आता है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कुछ लोग तो गाय को पालते हैं, कुछ लोग बकरी या फिर याक को पालते हैं। इसके बाद रेगिस्तानी इलाका होने से यहाँ पर ये नहीं है कि व्यवसाय नहीं होती या व्यापारी यहाँ के लिए आकर्षित नहीं होते, बल्कि लद्दाख जो है वो व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तक लोग पहुंचते हैं जिसे कि तिब्बत कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ेंगे केरल के बारे में। यहाँ पर देखो, केरल की हमें तस्वीर दिखाई गई है। ऊपर एक फोटो दिखाई गई है जिसमें लिखा है मछली पकड़ने का चीनी जाल। ये एक तरीके का चीनी जाल है जिसको कि मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद नीचे एक और फोटो दिखाई है और इसके नीचे लिखा है केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। केरल में ओणम एक त्योहार मनाया जाता है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो इस त्योहार में जो है नाव प्रतियोगिता होती है, उसी की यह फोटो दिखाई गई है। अब पढ़ते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी,
इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वह चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर जो है केरल के बारे में बताया है कि जो केरल है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है और यह जो है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पहाड़ियों पर जो है विविध प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं और इन मसालों में आते हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची और इन मसालों के कारण से जो है यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। इसके बाद इन्होंने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले जो है अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे और यहाँ पे माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है अरब से कई व्यापारी आए थे और यहाँ पर बस गए, जिसमें कि इब्न बतूता थे जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे और अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने बताया कि जो मुसलमान के जीवन उन्होंने मुसलमानों के बारे में यहाँ पे बताया कि इस समुदाय में यानी कि केरल में जो मुसलमान समुदाय को बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जो है वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग जो हैं वो बहुत सारे धर्मों का पालन करते हैं और उन धर्मों में आता है यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सारे ही धर्मों का वो पालन कर रहे हैं। केरल में सभी धर्मों का पालन किया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि चीन के व्यापारी भी जो हैं वो केरल आए थे और वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते थे वो चीनी जालों जैसे ही होते थे, इसलिए उनको जो है चीना वला कहते हैं। फिर तलने के लिए जो वो बर्तनों का इस्तेमाल करते थे उसको चीना चट्टी कहते हैं और इस नाम से हमें पता चल रहा है कि इस बर्तन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि चीन से हुई है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो केरल की जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ और जलवायु वाली है, इसलिए वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और फिर इन्होंने यहाँ पर वहाँ के खान पान के बारे में बताया है कि यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर एक कार्य था उसको पूरा करेंगे, जहाँ पर कि हमें बताना था कि लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है, इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है। सूची जवाब लिखेंगे और उसमें सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में बताएंगे। तो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। इसके बाद है भोजन, लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज यानी कि खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। फिर है कपड़े, लद्दाख के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। व्यवसाय, लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे यह लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। अब हम केरल के बारे में करेंगे, केरल के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बताएंगे। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है।
इसके एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। अब भोजन, लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब है कपड़े, लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है। इसके बाद है व्यवसाय। केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना तथा मछली पकड़ना है। अब देखो, लद्दाख और केरल के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने जाना यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ का रहन सहन भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का रहन सहन अलग है, खान पान भी अलग है और यहाँ के व्यवसाय तथा पेशे भी बिल्कुल अलग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब आगे है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे से चाहें कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक थे। तो देखो, अब इन्होंने कहा है विविधता में एकता। भारत में बहुत विविधता पाई जाती है क्योंकि बहुत विभिन्न तरह के धर्म हैं, रहन सहन है, खान पान है। लेकिन इन्होंने इस विविधता या अनेकता को भारत की ताकत का स्रोत बताया है। फिर इन्होंने कहा है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करने आए थे तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर भारत में विविधता है, बहुत तरह के लोग हैं, विभिन्न धर्म हैं, तो वो उनमें फूट डालकर जो है भारत पर राज करेंगे। लेकिन भारत के जो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग थे, महिला, पुरुष, सब ने जो है एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और उन्होंने क्या करा, लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, कितने ही अलग हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें वह सब मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक कविता दी है, इसको हम पढ़ेंगे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। तो देखो, यहाँ पर लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो कुर्बानियां की हैं, जो जो उन्होंने सहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है और कहा है कि जो उनके दिन थे, खून बहाने वाले दिन थे, उनको
हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें वो हमें याद रखना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो देखो यहाँ पर ये फोटो दिखाई गई है जिसके नीचे लिखा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो गीत है वो अमृतसर में गाया जाता था और ये कब गाया गया? जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये गीत गाया जाता था। और यहाँ पर हुआ क्या था, एक ब्रिटिश जनरल थे, वो उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो कि बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। और वो सभा किस बारे में हो रही थी? वहां पर कुछ महिला और पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे जो कि अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के कारण जो है अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हो गए। और उन्हीं शहीदों की याद में ये गीत गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो देखो अब इन्होंने यहाँ पर बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम है और जो चिन्ह है वो विविधता के प्रति, यानी कि जो भी अनेकता है उसके प्रति हमारे विश्वास को वो बनाए रखती है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जो हमारा भारत का झंडा है उसकी परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी किताब में, जिसका नाम था भारत की खोज में, लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई नहीं है, कोई जबरदस्ती लाई हुई कोई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है और विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित भी किया। तो नेहरू जी ने जो है सबसे पहले इन्होंने विविधता को पहचाना कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के जो लोग हैं, उन्होंने उनको समझा, इस विविधता को समझा और फिर उसको प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया था और उन्होंने ही कहा था अनेकता में एकता। अब इसके बाद नीचे हमें एक सवाल दिया है जिसमें लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें भी विविधता की एकता के बारे में बात करी है, उसमें भारतीय एकता के बारे में बात करी है। अब आपको अपने शब्दों में बताना है कि राष्ट्रगान में किस तरह से एकता का वर्णन हुआ है। तो इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता एवं प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के विभिन्न भागों में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है।
देश के किसी भाग में राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है तो राष्ट्रगान को सम्मान पूर्वक गाया जाता है। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें कि पहला सवाल है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है त्योहारों की सूची: लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस इत्यादि। इसके बाद सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार: गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। अब दूसरा सवाल है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो इसका उत्तर है भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। अब अगला सवाल है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू जी भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका उत्तर है भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वह एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अब चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो इसका उत्तर है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक हमें मिलती है। अब आखिरी और पांचवा प्रश्न है, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? तो देखो, जिस तरह हमने लद्दाख और केरल के भौगोलिक कारकों के बारे में, ऐतिहासिक कारकों के बारे में करा था, अब आपको क्या करना है, कोई सा भी एक क्षेत्र लेना है और उसके ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारक के बारे में आपको बताना है। तो आप किसी भी क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के ऐतिहासिक कारक: नंबर 1, विदेशी व्यापारियों का आगमन तथा विदेशों के साथ व्यापार। नंबर 2, मुंबई के समुद्री पतन से
भारत के आंतरिक भागों के माल का विदेशों में जाना, विदेशी माल का आयात। अब महाराष्ट्र के हम भौगोलिक कारण करेंगे। तो नंबर 1, पठारी उच्चावच जैसे कोंकण। नंबर 2, समजलवायु, तापमान लगभग सारा साल ऊंचा, पर्याप्त वर्षा। यानी कि हो गया यहाँ पे जो है पठारी उच्चावच मतलब जैसा है यहाँ का जो इलाका है। इसके बाद यहाँ पर समजलवायु होती है, तापमान जो है वो लगभग सारा साल ऊंचा रहता है और पर्याप्त वर्षा होती है। नंबर 3, कम वन क्षेत्र, यहाँ पर जो है कम वन क्षेत्र होते हैं। नंबर 4, कृषि का विस्तार, चावल, कपास, गन्ना तथा गेहूं मुख्य फसलें। यहाँ पर यानी कि इसका मतलब हुआ यहाँ पर चावल, कपास, गन्ना तथा गेहूं जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं, इनका ही यहाँ पर अधिकतर खेती की जाती है। अब यह भौगोलिक तथा ऐतिहासिक कारक आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ की कपास की खेती तथा आर्द्र जलवायु ने महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है। सूती वस्त्र लंबे समय तक महाराष्ट्र के व्यापार का आधार बना रहा। अब यहाँ पर हमारे सारे सवाल हो गए हैं और हमारा ये अध्याय विविधता की समझ भी खत्म हो गया है। तो जिसमें कि आप भी विविधता को अच्छे से समझ ही गए होंगे, विविधता के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है, समझना है और इसके सवालों को आपको करना है। और हम लोग मिलेंगे अब हमारी अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ।